हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट का पार्ट ए, पार्ट बी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग थ्योरीज से। तो लर्निंग थ्योरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमने यूनिट 9 कंप्लीट कर ली है विद ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो आज से हम एक नई यूनिट का पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से समझिए कि लर्निंग थ्योरीज क्या है और लर्निंग थ्योरीज से आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लर्निंग को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं क्योंकि जब आप लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, तो उन टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस आर। तो यहाँ पे जो एस है वो है स्टिमुलस और जो आर है वो है रिस्पॉन्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्टिमुलस को उद्दीपक और रिस्पॉन्स को अनुक्रिया। ठीक है, वैसे ही एस एस है। ठीक है, तो एस एस का मतलब क्या है? स्टिमुलस और स्टिमुलस यानी उद्दीपक और उद्दीपक। तो जो लर्निंग थ्योरीज हैं बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, पहली कैटेगरी है आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स जिसको हमने बोला एस आर, और दूसरी है आपकी स्टिमुलस स्टिमुलस यानी एस एस। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज ऐसी हैं जिनसे लर्निंग जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू कराई गई, और बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज ऐसी हैं जिसमें स्टिमुलस और स्टिमुलस के थ्रू ही लर्निंग कराई गई। ठीक है, अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अंदर आपकी फिर दो कैटेगरीज आती हैं। पहला है रीइंफोर्समेंट थ्योरीज और दूसरा है आपका नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज, यानी जिन थ्योरीज में रीइंफोर्समेंट दिया जाता है और जिन थ्योरीज में रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अंदर फिर से ये दो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। उसी तरीके से फिर आती है आपकी स्टिमुलस स्टिमुलस। स्टिमुलस स्टिमुलस में भी आपकी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है आपकी क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज और दूसरी है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरीज के अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं और स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी के अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं। जो आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी है यानी जहां पे हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू लर्निंग करवाते हैं, उसमें आपके आते हैं आपके थॉर्नडाइक, फिर आपके आते हैं स्किनर, उसके बाद आते हैं आपके पावलव, हल, वर्ल्ड मिलर, वर्ल्ड एनफोर्समेंट थ्योरीज के अंदर आपके आते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव, हल और मिलर। इनकी जो थ्योरीज है वो इन्होंने अपनी थ्योरीज के अंदर जब लर्निंग की बात की तो उन्होंने ये बताया कि हम रीइंफोर्समेंट के थ्रू भी स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज। ठीक है, तो नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज के अंदर आपके आएंगे वॉटसन, फिर आएंगे आपके गुथरी, उसके बाद आएंगे आपके एड्स। ठीक है, एसेट्रा। ये कुछ लोग हैं जो नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज के अंदर आते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरीज में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं और स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरीज के अंदर कौन से आते हैं। ठीक है, तो नाम यही होंगे जो मैंने आपको बताया है। अगर जो और फर्दर कैटेगराइजेशन पूछा जाता है तो रीइंफोर्समेंट थ्योरीज और नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टिमुलस स्टिमुलस की। स्टिमुलस स्टिमुलस में पहला है आपका क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, तो क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी में आपके आते हैं वर्डमियर। ठीक है,
फिर आपके आते हैं कोलर, उसके बाद आपके आते हैं कोफ्का, प्याजे, है ना, जीन प्याजे, टॉलमैन, एसेट्रा। ये आपके आते हैं क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर। उसके बाद है आपका मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी में आते हैं आपके आसुबेल, ब्रूनर, बेंडूरा, ट्रा। तो ये आपके आ गए मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर। आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको इनके नाम और थ्योरीज भी पढ़ने को मिलेंगी। तो इस फ्लो चार्ट को आसानी से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज दो पार्ट्स में बटी हैं। पहला है जहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू लर्निंग होती है, और दूसरा है यहाँ पे स्टिमुलस स्टिमुलस के थ्रू लर्निंग होती है। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स फिर दो भागों में बटा हुआ है, रीइंफोर्समेंट थ्योरीज और नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरीज। वैसे ही स्टिमुलस स्टिमुलस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी और मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। इनमें से मैंने आपको साइकोलॉजिस्ट बता दिए कि कौन कौन साइकोलॉजिस्ट किस किस थ्योरी के अंदर आएंगे। तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। कहीं से भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते। अब जो आज आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली थ्योरी जो कि है थॉर्नडाइक की थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीटेट से लेके, सीटेट हो गया, टेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स तक। हर एक एग्जाम में, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, हर एक एग्जाम में लर्निंग थ्योरीज से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं टू द पॉइंट जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक है, थॉर्नडाइक का पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। अब कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। जो थॉर्नडाइक थे ये है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो आपका हमेशा आंसर होना चाहिए E.L. थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल इंटेलिजेंस किसके द्वारा लिखी गई है। तो एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है वो आपकी E.L. थॉर्नडाइक ने लिखी है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए कि जो थॉर्नडाइक है ये बिहेवियरिस्ट है। ठीक है, ये बिहेवियरिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अभी आप समझते जाइए, फिर आगे जो क्लासेस होंगी, जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें भी साथ में साथ बताते चलूंगी। ठीक है, तो थॉर्नडाइक एक बिहेवियरिस्ट है ना। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने, क्योंकि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सारा काम किया है। ठीक है, अब इनको, अच्छा, इनकी जो थ्योरी है इसको, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि एस थ्योरी, SR थ्योरी, तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है इसको SR थ्योरी भी कहा गया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको SR थ्योरी इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने ये बोला कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से जो बॉन्ड, जो कनेक्शन बनता है उसी से जो है, उसी से लर्निंग होती है। ठीक है, तो इसलिए इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ कनेक्शन या थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी बोला गया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। क्वेश्चन पूछा जाए अगर जो थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसने दी है तो आपका आंसर थॉर्नडाइक होना चाहिए। इसके अलावा थ्योरी ऑफ बॉन्ड भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ये बताया कि एस यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक कनेक्शन बनता है, उसी से लर्निंग होती है। इज दैट क्लियर? अब स्टिमुलस क्या होता है? जो आपको रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर दे वो क्या होता है? स्टिमुलस होता है। ठीक है,
अब जैसे ही आपने इमली देखी, इमली को देख के आपके मुंह में सलाइवा आ गया, तो इमली क्या है? स्टिमुलस है, क्योंकि जैसे ही आप इमली देखते हैं आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और आपके मुंह में ऑटोमेटिक सलाइवा आ जाता है। तो इस इमली क्या हो गई? आपका स्टिमुलस हो गया, और सलाइवा क्या हो गया? आपका रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जिसको देख के आप रिस्पॉन्स कर पाए, अपने आप को रिस्पॉन्स करने के लिए रोक ही ना पाए, उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए, है ना, समझ में आ गया कि एस आर क्या है। इसीलिए थॉर्नडाइक ने ये बताया कि जब एस और आर के बीच में बॉन्ड एक क्रिएट होता है, एक कनेक्शन क्रिएट होता है, तब लर्निंग होती है। इसी को इन्होंने बोला एस आर थ्योरी है। इसीलिए इसको बोला गया, क्योंकि एस और आर के बीच में कनेक्शन बनता है, इसीलिए इसको बोला गया कनेक्शनिज्म। बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसको बोला गया थ्योरी ऑफ बॉन्ड। ये सारे अदर जो नाम है आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? अब हम कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज अ फंडामेंटल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इन्वॉल्व्स ट्राइंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, यानी कि जो ट्रायल, जैसे कि मैथ से क्वेश्चंस हैं, आप अगर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप कब तक, आप एक बार गलती करते हैं, फिर दो बार गलती करते हैं, तीन बार गलती करते हैं, और हर बार की गलती से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन मिलता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप करेक्ट सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी यही कहती है। अब ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों पे अप्लाई की जा सकती है। इज इट क्लियर? इसके साथ आपको और भी चीज याद रखनी है कि जो ईएल थॉर्नडाइक थे, एक तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे काम किया, कैट्स पे भी किया, पिजन पे किया, ठीक है, लेकिन जो उनका कैट पे काम था, यानी कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना बिल्लियों पे किया, वो बहुत फेमस हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ईएल थॉर्नडाइक ने कैट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इज इट क्लियर? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। डेवलप बाय ईएल थॉर्नडाइक एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा आई थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इंट्रोड्यूस थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स विद कैट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? कैट पे किया। पे एक्सपेरिमेंट किया, जिस बॉक्स पे एक्सपेरिमेंट किया उसको पजल बॉक्स बोला गया। ठीक है, अब लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स से लॉज निकाले। ठीक है, यानी कि लर्निंग किन किन लॉज के थ्रू की जा सकती है। आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर जो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो हर एक पॉइंट से आपके, चाहे वो पीजीटी एक एग्जाम में, आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है ये आपकी एक्सपेरिमेंट, थॉर्नडाइक्स एक्सपेरिमेंट। अब थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट सभी जानते हैं, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, बट कुछ कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा ठीक है, तो ये क्या है? ये पजल है जिसमें कैट बंद थी। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये क्या रखा हुआ है? फूड, यानी कि इसमें क्या है? फिश है ना। अब ये केज है जिसमें बिल्ली को बंद किया गया है। अब बिल्ली क्या करती है? अब उस बिल्ली को भूख लगी है, अब वो बिल्ली क्या करती है? इसको खाने तक पहुंचना है, लेकिन वो तो बंद है। तो अब जो कैट है वो इसी पजल के अंदर रैंडम मूवमेंट्स करती है। कभी आपने देखा होगा, अभी इसने पैर बाहर निकाला लेकिन नहीं पहुंच पाई, फिर ये एक लीवर खींच रही है, नहीं पहुंच पाई, है ना, फिर इसने अलग 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 तरीके से ट्राई किया, लेकिन एक बार ऐसा आया, बहुत सारे उसने मल्टीपल रिस्पॉन्स किए, और एक टाइम ऐसा आया जो वो सही रिस्पॉन्स करना सीख गई, उसने सही लीवर पे पैर दबाया और उसको बिल्ली पिंजरे से बाहर आई, उसको खाना मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट, इसी तरीके का इनका एक्सपेरिमेंट है। Thorndike placed a hungry cat inside a puzzle box which could be opened by performing specific actions like pulling a lever. The cats tried various actions and through random attempts, बहुत सारे attempts try किए, और एक random attempt ने उसको करेक्ट एक्शन उसने करेक्ट एक्शन किया। ठीक है, जिससे बॉक्स खुल गया। तो ये कहने की जितनी बार हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं, रैंडम अटेम्प्ट करते हैं, जो हमारे एरर के चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। जब जैसे जैसे एरर के चांसेस हमारे कम होते जाते हैं, हम सही रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं। तो ये क्या था? आपका थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था। अब थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें निकाली, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अब ये समझेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
कि जो प्रोसेस है लर्निंग का उसके कुछ स्टेजेस हैं। पहला है आपका ड्राइव, ठीक है, नहीं कि कैट को एक पजल के अंदर बंद किया गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे खाना रखा गया, अगर जो उस कैट को भूख ही ना हो, है ना, कैट अगर जो भूख ही नहीं लगी होगी कैट को, तो वो पजल के बाहर क्यों निकलना चाहेगी, वो नहीं निकलेगी, वो भूखी रहेगी। तो यानी कि लर्निंग के लिए ड्राइव होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ड्राइव। दूसरा क्या है, गोल। फिर क्या है, ब्लॉक। फिर रैंडम मूवमेंट्स। उसके बाद चांस सक्सेस। फिर क्या है आपका सिलेक्शन। और सातवां क्या है आपका फिक्सेशन। इन 7 प्रोसेस से, 7 स्टेप से जो लर्निंग है वो हमारी गुजरती है। रख रही है, मैं पिछली स्लाइड में बताना भूल गई कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल इंटेलिजेंस बुक है वो एल थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक भी एल थॉर्नडाइक ने लिखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी। उन्होंने ये बताया कि जो लर्निंग है, लर्निंग टेक्स प्लेस इन सेम मैनर इन एनिमल्स एज वेल एज इन मैन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये निकाला कि जिस तरीके से हम एनिमल्स को सिखा सकते हैं उसी तरीके से हम ह्यूमंस को भी सिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि अगर जो जिस तरीके से कैट ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू सीख रही थी, उसी तरीके से हम स्टूडेंट्स को यानी कि बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को ट्रायल एंड एरर मेथड से उनको सिखा सकते हैं। दूसरा है लर्निंग इज इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल। इसका ये मतलब है कि इन्होंने ये बताया कि जो लर्निंग है, ठीक है, जो लर्निंग है वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पे होती है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पे और बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक स्टेप से लर्निंग होती है, ना कि इनसाइट से, ना कि सूझ से। जैसे कि आपने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कि बिल्ली छोटे छोटे स्टेप्स कर करके वो लीवर को प्रेस करके पजल से बाहर निकलना सीख गई। उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी जब हम कुछ चीज सिखाते हैं तो उनको छोटे छोटे सिस्टमैटिक स्टेप्स के थ्रू सिखा सकते हैं, ना कि इनसाइटफुल, ना कि सूझ से। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा है आपका लर्निंग इज नॉट मेडिएटेड बाय थिंकिंग और रीजनिंग। इन्होंने ये भी बताया कि लर्निंग को हम रीजनिंग और थिंकिंग, आप ये समझ सकते हैं कि ईएल थॉर्नडाइक ने रीजनिंग और थिंकिंग को अपनी लर्निंग में या अपनी थ्योरी में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। क्लियर? तो आपको एक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखने हैं, क्योंकि नेट के एग्जाम में यही पॉइंट्स अगर जो रीजन और असर्शन के फॉर्म में आ जाते हैं, सही से समझा नहीं होगा तो आप रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ईएल थॉर्नडाइक ने 2 टाइप्स के लॉज दिए, ठीक है। ईएल थॉर्नडाइक ने 2 टाइप्स के लॉज दिए। पहला था आपका प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यहां से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। और दूसरा है आपका सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो 2 तरीके के उन्होंने लर्निंग लॉज दिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये जो लॉज दिए हुए हैं ये प्राइमरी लॉज हैं, ठीक है। तो प्राइमरी लॉ में इन्होंने 3 लॉज दिए। पहला है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है बट फिर भी आपको याद रखना है। पहला है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस का यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी हम कोई चीज स्टूडेंट्स को सिखाते हैं या किसी को भी कोई चीज सिखा रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल, वो पर्सन सीखने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। अगर जो वो सीखने के लिए रेडी ही नहीं है
तो वो इंसान कभी भी कोई चीज सीख नहीं पाएगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस बहुत जरूरी है। अब वो जो सीखना है, वो चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनल हो, हर एक स्टेट में लर्नर अगर जो रेडी है सीखने के लिए, तो वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब दूसरा है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज को रिपीटिशन में, प्रैक्टिस में लेके आते हैं, है ना, कि लर्निंग अच्छी कब होती है ना, लर्निंग कब अच्छी होगी, जब हम किसी भी चीज को प्रैक्टिस में लेके आएंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मैथ्स हो गई, मैथ्स को आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी अच्छी बेहतर आएगी। तो ईएल थॉर्नडाइक ने भी ये बताया कि सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या बोला है? इंकरेज रिपीटेशन टू एक्वायर स्किल्स। किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, किसी भी स्किल को सीखने के लिए उसका रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है। इज इट क्लियर? जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट किस लॉ के अंदर आएगा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर आएगा। वहीं पे आपका जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका लॉ ऑफ यूज और दूसरा है आपका लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज का मतलब है कि जब हम किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी स्किल को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसका रिपीटिशन करते हैं, तो उस वो जो चीज है वो हम कभी भी भूलते नहीं है। ठीक है, वो उस चीज को हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं। वहीं पे अगर जो हम किसी स्किल को या जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसको हम रिपीट नहीं करते हैं, है ना, उसको हम प्रैक्टिस में नहीं लेके आए, उसको हम दोहराते नहीं है, तो वो क्या होती है? लॉ ऑफ डिसयूज के अंदर चली जाती है। बहुत सिंपल है। अगर जो आपने कोई चीज सीखी, आप उसको बार बार डेली डेली रिवाइज कर रहे हैं, तो वो आपका लॉ ऑफ यूज के अंदर आएगा। अगर जो आपने इसको रिवाइज करना बंद कर दिया, उसको पढ़ना बंद कर दिया, तो आप कुछ टाइम बाद वो चीज भूल जाते हैं, तो वो क्या होता है? आपका लॉ ऑफ डिसयूज के अंदर आया। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो लर्निंग प्रोसेस प्लीजेंट है ना, अगर जो लर्निंग प्रोसेस प्लीजेंट है, तो लर्नर पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वो उस लर्निंग को आगे कंटिन्यू रखता है। अगर जो किसी भी लर्नर का इफेक्ट प्लीजेंट नहीं है, तो वो क्या करता है? वो लर्निंग लर्नर पे इफेक्ट नहीं डालती है। तो अगर जो लर्निंग प्रोसेस प्लीजेंट होता है, तो स्टूडेंट या लर्नर क्या करता है? उसको आगे कंटिन्यू करके रखता है, अदरवाइज उसको छोड़ देता है वहीं पे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने ट्रॉनकेटेड लॉ ऑफ इफेक्ट कहा है। ट्रॉनकेटेड लॉ ऑफ इफेक्ट बोला, ये आपको याद रखना है। हिंदी में इसको बोलते हैं संक्षेपित प्रभाव का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इसे ट्रॉनकेटेड लॉ ऑफ इफेक्ट। इज दैट क्लियर? अब इसी को और एक चीज और याद रखनी है कि लॉ ऑफ इफेक्ट को 1930 में रिवाइज किया गया। ठीक है, 1930 में रिवाइज करने के बाद इन्हीं लॉ को, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट को ही स्प्रेड ऑफ इफेक्ट बोला गया। स्प्रेड ऑफ इफेक्ट बोला गया। दूसरा लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस भी बोला गया। ये आप अगर ये 2017 का पेपर उठा के देखेंगे यूजीसी नेट का, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट को ही स्प्रेड ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस बोला गया है। तो आई होप आपको प्राइमरी लॉ समझ में आए होंगे। टोटल 3 प्राइमरी लॉज हैं अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी लॉ दिए हैं, जो कि है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। इज इट क्लियर? इसी के साथ इन्होंने टोटल 8 सेकेंडरी लॉज दिए हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज हैं, कौन से सेकेंडरी लॉज हैं, है ना, तो आपको प्राइमरी लॉज सेकेंडरी लॉज याद रखने हैं। तो 3 प्राइमरी लॉज हो गए और 8 आपके सेकेंडरी लॉज हैं। अब सबसे पहले हम 5 सेकेंडरी लॉ जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। पहला है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिर है आपका लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये जो लॉ है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बाकी तो आपका सिर्फ बाइफर्केशन पूछा जाता है कि कौन सा सेकेंडरी लॉ है, कौन सा आपका प्राइमरी लॉ है। ठीक है। अब इसके अलावा आपका और भी लॉज हैं, जैसे कि है आपका लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स तो बता ही दिया, लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड भी बता दिया, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी हो गया, और लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इज इट क्लियर? तो ये 5 लॉज आपको यहां से नोट करने हैं, और बाकी जो मैंने बताए वो आपको नोट कर लेना है अपनी बुक में। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, और लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ये भी टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, जो कि आपके सेकेंडरी लॉ के अंदर आते हैं। इज इट क्लियर? अब हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग को। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग आपका क्या होता है कि इसमें जो भी बिहेवियर लर्नर को हम सिखाते हैं, या जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो सीखता है, वो चाहे एनिमल हो या ह्यूमन हो, जो भी उन्होंने सीखी चीज है, ठीक है, जो भी उन्होंने बिहेवियर सीखा, जो भी बिहेवियर उन्होंने लर्न किया, उसको हम दूसरे स्टिमुलस में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ। अ लर्न बिहेवियर कैन बी शिफ्टेड, कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम, can be shifted from one stimulus, one stimulus to another stimulus, to another stimulus। इसका मतलब ये है कि एक सिचुएशन में सीखी गई चीज को हम दूसरी सिचुएशन में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी को क्या बोला गया? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोला गया। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग ने एक नई थ्योरी को बर्थ दिया। वो थ्योरी किसकी थी? पावलव की थ्योरी थी, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग को देखा गया, समझा गया, है ना। और इस लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग से एक नया लॉ बन के आया, एक नई थ्योरी जनरेट हुई, जो कि थ्योरी थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की, जो कि किसके द्वारा दी गई है? पावलव के द्वारा दी गई है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर से हाईलाइट कर दे रही हूँ कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग ने किस थ्योरी को जनरेट किया, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको सेकेंडरी लॉज भी समझ में आए होंगे, और इस सेकेंडरी लॉज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है, लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या है, लॉ ऑफ एनालॉगी क्या है, ये सब आपको पता है। लॉ ऑफ मल्टीपल, जैसा कि नाम है वैसा काम है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब लर्नर कंफर्ट देता है न्यू सिचुएशन या डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, यानी कि जब स्टूडेंट्स या लर्नर नए नए तरीकों से चीजों को सीखता है, वो क्या हो गया? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स हो गया। लॉ ऑफ एटीट्यूड क्या है कि एक लर्नर इज गाइडेड बाय एटीट्यूड ऑफ लर्निंग इज गाइडेड बाय एटीट्यूड ऑफ लर्नर। अब वो जो लर्नर उस चीज को अगर जो लर्नर का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा चीजों को सीखने के लिए, तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो वो बहुत जल्दी सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या है कि एक पॉजिटिव लर्निंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ एनालॉगी का मतलब क्या होता है? लर्नर मेक्स यूज ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस वाइल लर्निंग इन न्यू सिचुएशन। जैसे आपने पुरानी सिचुएशन में कोई चीज सीखी, अब उन्हीं एक्सपीरियंसेस को नई सिचुएशन में भी सीखते हैं, तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ एनालॉगी होता है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग मैंने आपको बता दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इसको। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या है?
कि शिफ्टिंग अ लर्न बिहेवियर रिस्पॉन्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सिचुएशन वन स्टिमुलस टू अनदर स्टिमुलस, यानी एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस में अपने लर्न बिहेवियर को जब हम शिफ्ट करते हैं उसको लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोलते हैं, जिससे एक नई थ्योरी जनरेट हुई, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग से ही एक नई थ्योरी जनरेट हुई जिसको क्या बोला गया, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपको ईयर थॉर्नडाइक की थ्योरी समझ में आई होगी। कहीं पे भी अगर जो कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ एक चीज आप और नोट कर सकते हैं, जैसे कि जब हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी इसमें, जैसे हमने कैट था, कैट थी, ड्राइव है ना, हंगर है ना, स्मेल, ये सारी चीजें हमने जानी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ईयर थॉर्नडाइक के अंदर सब्जेक्ट क्या है, कैट है। ठीक है, स्टिमुलस क्या है, क्वेश्चन पूछा सकता है कि स्टिमुलस उसमें क्या है। तो स्टिमुलस मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी कोई चीज जिसको देखकर हम अपने आप को रिस्पॉन्स करने से ना रोक पाए, वो क्या होता है, स्टिमुलस होता है। तो ईयर थॉर्नडाइक यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर स्टिमुलस क्या था, फिश। ठीक है, मोटिवेशन क्या था, ठीक है, वो स्मेल, यानी कि मछली की स्मेल क्या थी, कैट के लिए मोटिवेशन का काम कर रही थी। ठीक है, और ड्राइव क्या था, हंगर, भूख। क्योंकि अगर जो बिल्ली भूखी ही ना होती तो वो कोई एक्टिविटी वो रिस्पॉन्स करती ही नहीं। तो ये क्या है, आपकी कुछ चीजें और थी जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर जो आपको कहीं पे भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें मैंने बताई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी को अच्छे से पढ़िए समझिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के साथ।